सर। जी बताइए। सर स्कूल में सर ने बताया था कि केमिस्ट्री में इज मैटर अराउंड अस पे और से कोलाइडल सॉल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज तक ही आ रहा है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। ठीक है, कोई नहीं। सर मुझे सेल वाले चैप्टर में डाउट था। सेल वाले चैप्टर में क्या डाउट है, बताइए। सर एक क्वेश्चन था, वो हमारी मैम ने बताया था, मैं आपको टाइप करके भेज रहा हूँ। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं बता दूंगा तुम्हें। ओके सर। चलिए, इसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर कर रहे थे। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स कर रहे थे, इसमें हमने तीन प्रॉपर्टी करी थी बेटा। चौथी प्रॉपर्टी नोट करें। चौथी प्रॉपर्टी है द कॉम्पोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज वेरिएबल। द कॉम्पोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज the composition of a mixture is variable, comma, the constituents can be present in any proportion. The constituents can be present in any proportion, can be present in any proportion by mass. The composition of a mixture is variable. हम ये जानते हैं कि मिक्सचर का जो composition है वो वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल का मतलब वो वेरी कर सकता है। वेरी करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर मैंने पानी लिया और पानी में मैंने 1 चम्मच नमक मिलाया, और या फिर मैं उसमें 2 चम्मच नमक मिला दूं, तो इसका मतलब मिक्सचर जो है, मिक्सचर का, जैसे मान लीजिए हम सॉल्ट सॉल्यूशन कहते हैं कि सॉल्ट सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ अ मिक्सचर। तो अगर मैं पानी में 1 स्पून नमक मिला रहा हूँ, और तो उसका कुछ टेस्ट कुछ अलग होगा, उसका कॉम्पोजिशन कुछ अलग होगा। और उसका उसके अलावा मैंने क्या करा कि मैं उसके अंदर 2 स्पून अगर नमक मिला दूं, तो उसका टेस्ट कुछ अलग होगा, उसकी कॉम्पोजिशन क्योंकि अलग हो गई। तो हम ये कहते हैं कि मिक्सचर की कॉम्पोजिशन चेंज करी जा सकती है। ये एक प्रॉपर्टी हो गई मिक्सचर की, कि मिक्सचर की जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज करी जा सकती है, दैट इज इन अवर हैंड्स। उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी लिखेंगे, अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ मिक्सचर a mixture does not have a definite melting point, comma, boiling point, etc. Mixture does not have a definite melting point, comma, boiling point, etc. A mixture does not have, एक मिक्सचर में कभी भी कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट या फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, क्योंकि उसकी कॉम्पोजिशन लगातार चेंज हो सकती है। हम चेंज कर सकते हैं उसकी कॉम्पोजिशन, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी सेम नहीं रहेगा, वो भी लगातार चेंज हो सकता है। ठीक है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट या फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। उसके बाद छठी प्रॉपर्टी लिखेंगे, सिक्स प्रॉपर्टी, अ मिक्सचर इज यूजुअली heterogeneous. A mixture is usually heterogeneous, और ब्रैकेट में लिखें एक्सेप्ट सॉल्यूशंस एंड अलॉयज, एक्सेप्ट सॉल्यूशंस and alloys which are homogeneous mixtures, which are
होमोजीनियस मिक्सचर्स। मैं दोबारा बताता हूँ कि जो होमोजीनियस सॉल्यूशन है वो कौन से होते हैं। होमोजीनियस सॉल्यूशन वो होते हैं जिनको हम मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद में हम ये कहते हैं कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब जिससे मिलकर वो मिक्सचर तैयार हुआ है, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को मैं देख ना पाऊँ, उसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मैं खुली आंखों से देख ना पाऊँ, ठीक है, उसको तो हम बोल देते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। और जो हीट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है, हीट्रोजीनियस सॉल्यूशन में जो उसके अलग अलग पार्ट्स पार्टिकल्स होते हैं उनको हम अलग अलग देख पाते हैं। तो जो मिक्सचर होता है वो जनरली होता है हीट्रोजीनियस। मिक्सचर इज यूजुअली हीट्रोजीनियस, लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है। एक तो आपका अलॉयज, और दूसरा जो सॉल्यूशंस होते हैं। सॉल्यूशंस मतलब जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में भी हम सॉल्ट कहाँ पर है और पानी कहाँ पर है ये हम अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हमको तो वो एक जैसा ही सॉल्यूशन नजर आता है। तो हम ये कहेंगे कि सॉल्यूशन और जो अलॉयज हैं वो इसका एक एक्सेप्शन है। उसके अलावा जितने भी मिक्सचर्स हैं वो सारे के सारे हीट्रोजीनियस ही होते हैं। तो बेटा ये टोटल इसकी 6 प्रॉपर्टीज हुई मिक्सचर्स की। उसके बाद आप नेक्स्ट लिखेंगे कंपाउंड्स। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे कंपाउंड्स। कंपाउंड्स में लिखिएगा अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। A compound is a substance made up of two or more elements chemically combined in a fixed proportion. Two or more elements chemically combined in a fixed proportion by mass. Chemically combined in a fixed proportion by mass. For example, एग्जाम्पल देखेंगे ये ना, मतलब इसका जो प्रोपोर्शन है ना वो फिक्स होता है। अगर हम फिक्स प्रोपोर्शन में कोई दो चीजों को मिलाएं तो वो एक पर्टिकुलर कंपाउंड ही बनेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, वाटर H2O इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ वाटर यानी कि H2O कंपाउंड इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ two or more elements made up of two or more elements. Hydrogen made up of two elements, sorry more नहीं, made up of two elements. ये गलत लिख दिया मैंने गलती से। वाटर यानी कि H2O is a compound made up of two elements, hydrogen and oxygen chemically combined hydrogen and oxygen chemically combined in a fixed proportion in a fixed proportion 1:8 by mass.
1:8 बाई मास, ठीक है। तो ये जो फिक्स प्रोपोर्शन है 1:8 बाई मास, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रोपोर्शन फिक्स रहेगा, ये रेशो फिक्स रहेगा, और इसमें चेंजेस आप कितने भी कर सकते हैं लेकिन रेशो को फिक्स रखना है। कैसे? 1:8 का मतलब क्या है कि अगर आपने 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया तो आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ये रेशो फिक्स है कि आपने 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया और 8 ग्राम ऑक्सीजन लिया, और दोनों को आपने किसी एक सिलेंडर में या किसी एक कंटेनर में डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली वाटर बन जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करो, 1 को कर दो मान लीजिए किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई, मान लीजिए 1 को मैंने कर दिया 50 से मल्टीप्लाई, तो 1 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को भी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 × 50 तो हो गया 50, और 8 × 50 हो गया 400। तो अगर मान लीजिए मैंने 50 ग्राम हाइड्रोजन लिया और 400 ग्राम मैंने ऑक्सीजन ले लिया, तो भी रेशो तो सेम है। आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए मैंने 50/400 कर दिया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, तो भी रेशो 1:8 ही रहेगा। तो अगर आपने 50 ग्राम हाइड्रोजन लिया और 400 ग्राम आपने ऑक्सीजन लिया और दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, किसी तरीके का कोई लैब सेटअप करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये रेशो का हमको ज्ञान होना चाहिए, रेशो हमें पता होना चाहिए कि किस रेशो में मुझे दो कंपोनेंट्स को कंबाइन करना है, और जब मैं उनको कंबाइन कर दूंगा, तो कंबाइन करने के बाद में क्योंकि वो एक कंपाउंड बन जाता है वाटर, तो कंबाइन करने के बाद में जब वो कंपाउंड बन गया वाटर, तो अब आपके लिए ये इम्पॉसिबल है कि आप हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग कर लें। मेरी बात समझ में आ गई सबको? सर रेशियो वाला समझ नहीं आया। रेशो सर वाला ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 8 है। नहीं नहीं, water is a compound made up of two elements, hydrogen and oxygen, chemically combined in a fixed proportion 1:8। तो पहले हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 8, रेशो 1:8 होना चाहिए, ठीक है ना। रेशो 1:8 होना चाहिए, तो रेशो का मतलब सीधा सीधा ये है यहाँ पर, और लास्ट में लिखा है बाई मास, तो इसका मतलब अगर आप 1 ग्राम हाइड्रोजन ले लो और 8 ग्राम ऑक्सीजन ले लो, तो आपका पानी बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन लिया है, तो उसी हिसाब से 1 + 8 कितना हो गया, 9 ग्राम, तो टोटल 9 ग्राम वाटर बन गया, ठीक। अब आप ये कहोगे कि नहीं जी मैं तो कुछ और करूंगा, मैं तो 15 ग्राम लेना चाहता हूँ, तो आप ये कहेंगे कि ठीक है 15 ग्राम अगर हाइड्रोजन लेंगे तो 15 कैसे आया, 1 में 15 को मल्टीप्लाई करा, तो ऑक्सीजन आपको कितना लेना होगा, 8 × 15, मतलब 120 ग्राम ऑक्सीजन ले लो, तो 15 ग्राम हाइड्रोजन और 120 ग्राम ऑक्सीजन अगर आपने ले लिया, तो उन दोनों को अगर आप मिक्स करेंगे तो 15 + 120 कितना हो गया, 135, 135 ग्राम वाटर तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं बताओ? यस सर। यस सर। ठीक है ना, तो ये रेशो सेम होना चाहिए। देवांश समझ गए? यस सर। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। some more examples of compounds are some more examples of some more examples of compounds are ammonia, अमोनिया NH3, अमोनिया को बोलते हैं NH3, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, ग्लूकोज, मीथेन CH4, ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6 एटसेट्रा। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं
कंपाउंड्स का ना कोई केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिकली कंबाइन करते हैं, इनको अलग अलग नहीं करा जा सकता। फिर हम ये कहते हैं कि कंपाउंड्स कैन बी फर्दर, इधर लिख रहा हूं, कंपाउंड्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। Can be further divided compounds can be further divided into 3 classes: acids, bases and salts on the basis of their properties. Acids, bases and salts on the basis of their properties. On the basis of their properties. ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टी, जैसे कि हमने मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज देखी, ऐसी कंपाउंड्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो लिखेंगे। वही 4-5 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे आप, a compound cannot be separated into its components by physical methods. A compound cannot be separated into its a compound cannot be separated into its components by physical method, into its components by physical methods. ये फिजिकल मेथड्स क्या होते हैं? ये इवेपोरेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, या हीटिंग हो गया, ये फिजिकल मेथड्स हैं। मैं फिजिकल मेथड से, मान लो मैं हीट करना चाहूँ वाटर को, मैं गर्म कर दूं, तो भी मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं कर सकता। मान लीजिए मैं मान लीजिए मैं फिल्टर करना चाहूँ कि किसी फिल्टर पेपर से पास करूँ वाटर को, तो भी मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं कर सकता। तो फिजिकल मेथड से किसी भी कंपाउंड को सेपरेट करना उसके कंपोनेंट्स में, दैट इज नॉट पॉसिबल। उसको हम नहीं कर सकते सेपरेट। ठीक है, इसके बाद सेकंड देखेंगे। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट। द प्रॉपर्टीज of a compound are entirely different from its components. The properties of a compound are entirely different from its components. ये जिनसे मिलकर बना है ना कंपाउंड, तो उससे उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पूरी तरह से डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो पानी में कोई हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी नहीं होती, पानी में कोई ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग हो जाती है अपने कॉम्पोनेंट्स से, बिल्कुल टोटली अलग। जैसे मैंने इससे पहले मिक्सचर्स की जब मैं बात कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि आयरन और सल्फर का मिक्सचर है, तो उसमें आयरन की ये प्रॉपर्टी होती है कि आयरन को मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है। तो आयरन और सल्फर का जो मिक्सचर है, आयरन और सल्फर के मिक्सचर में हमने ये कहा था
कि अगर आयरन और सल्फर का वो पाउडर्ड फॉर्म में मिक्सचर है, उसके पास में मैं मैग्नेट लेकर आऊँ तो सल्फर वहीं रह जाएगा और आयरन का जो जो पाउडर है वो सारा का सारा मैग्नेट में आकर अट्रैक्ट हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ तो इसका मतलब क्या है कि आयरन और सल्फर का मिक्सचर आयरन की प्रॉपर्टी शो करता है, तभी तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ। दूसरा, हमने कहा कि आयरन और सल्फर के मिक्सचर को अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड CS2 में अगर हम मिक्स कर दें तो क्या होता है कि कार्बन डाइसल्फाइड में जो आपका सल्फर है वो तो मिक्स हो जाता है, लेकिन आयरन मिक्स नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि सल्फर मिक्स हो जाता है तो सल्फर तो उसमें पूरी तरह से घुल गया, लेकिन आयरन का जो पाउडर था वो ऐसे ही नीचे पड़ा रह गया। तो इससे भी क्या समझ में आता है कि वो आयरन और सल्फर का मिक्सचर है तो वो सल्फर भी अपनी प्रॉपर्टी उसमें शो कर रहा है कि वो CS2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। तो मिक्सचर जिन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, मिक्सचर तो उसकी प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन कंपाउंड जिन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, कंपाउंड उनकी प्रॉपर्टी शो नहीं करता। ठीक है, तो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स। अपने कंपोनेंट से बिल्कुल अलग इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कंपाउंड की, किसी भी कंपाउंड की। ठीक है, उसके बाद इसकी थर्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे, ये है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एटसेट्रा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर आपकी वीडियो ब्लर हो गई है। पता नहीं बेटा, वैसे तो ठीक आ रहा है, इधर तो सब दिखाई दे रहा है ठीक। सर शायद नेट इशू होगा फिर। अब सही आ गई सर। चलिए ठीक है, आप लिखेंगे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एटसेट्रा। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट कॉमा लाइट एटसेट्रा। Energy in the form of heat, light, etc. is usually either given out or absorbed. Is usually either given out is usually either given out or absorbed. Is usually either given out or absorbed during the preparation of a compound. During the preparation of a compound. ठीक है, तो जब हम कंपाउंड बनाते हैं तो कंपाउंड की प्रिपरेशन में या तो एनर्जी या तो हीट के फॉर्म में रिलीज होती है या लाइट के फॉर्म में, या तो वो रिलीज होती है या फिर उसको जो कंपाउंड बनता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। तो एनर्जी या तो रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अ कंपाउंड। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। ये भी मिक्सचर्स के ऑपोजिट है प्रॉपर्टी, क्योंकि वहां पर कोई भी किसी भी तरीके की ना तो हीट एनर्जी रिलीज होती थी ना एब्जॉर्ब होती थी। उसके बाद उसके बाद लिखिएगा फोर्थ। फोर्थ लिखेंगे द composition of a compound is fixed. The composition of a compound is fixed, comma, the constituents are present in a fixed proportion by mass. The constituents the constituents are present in the constituents are present in
द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड proportion बाय मास। तो ये हमको पहले से ही पता है कि जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड में जो कॉम्पोजिशन होता है वो फिक्स होता है। जैसे कि हमने वाटर का एग्जांपल देखा कि 1:8 इसका कॉम्पोजिशन फिक्स है, वो फिक्स प्रोपोर्शन कभी चेंज नहीं होगा। अगर आप वो रेशो चेंज करेंगे तो फिर आप कंपाउंड बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है। कंपाउंड जो आप बनाना है आपको कंपाउंड, तो कंपाउंड में वो रेशो आपको फिक्स रखना पड़ेगा, नहीं तो कंपाउंड नहीं बनेगा। तो उसका कॉम्पोजिशन यानी कि उसका रेशो जो है वो फिक्स रहेगा। उसके बाद ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी है। फिर पांचवा लिखेंगे, कंपाउंड हैज अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा। कंपाउंड हैज अ फिक्स्ड कंपाउंड हैज अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, कॉमा मेल्टिंग पॉइंट एटसेट्रा। कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एकदम फिक्स रहता है हमेशा, वो कभी चेंज नहीं होता, ठीक। ये इसकी कंपाउंड की पांचवी प्रॉपर्टी हुई। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बताइए। सर फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी में सारे कंपाउंड्स की बॉइलिंग सारे पॉइंट और कंपाउंड मेल्टिंग पॉइंट सारे एक। कंपाउंड बिल्कुल बिल्कुल सारे, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा फिक्स रहता है। समझ गए? यस सर। हाँ जी। अगला देखेंगे सिक्स प्रॉपर्टी इसकी, ये है अ कंपाउंड इज अ होमोजीनियस सब्सटेंस। अ कंपाउंड इज अ होमोजीनियस, अ कंपाउंड इज अ होमोजीनियस सब्सटेंस। होमोजीनियस का मतलब ये कि उसमें जैसे मान लो मैं पानी को देखता हूँ तो पानी एक कंपाउंड है। तो जब मैं पानी को देखता हूँ तो मैं उसको देखकर नहीं बता सकता कि हाइड्रोजन किधर है और ऑक्सीजन किधर है। इसी तरीके से मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर देखूँ, किसी कंटेनर में वो रखी हुई हो, कोई ट्रांसपेरेंट कंटेनर हो और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रखी हुई हो और मैं उसको देखूँ, तो उसमें भी मैं अलग से कार्बन कहाँ पर है और अलग से ऑक्सीजन कहाँ पर है वो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो कंपाउंड इज अ होमोजीनियस सब्सटेंस। कंपाउंड हमेशा एक होमोजीनियस सब्सटेंस होता है, उसमें क्या चीज़ अलग अलग है उनको मैं अलग अलग नहीं देख सकता, ठीक है। ये करने के बाद में फिर हम एक मैं आपको दो तीन क्वेश्चंस करवाता हूँ। वो क्वेश्चंस देखिएगा, एनसीईआरटी के हैं, इसमें से दो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन वाई explain why air is considered a mixture, not a compound. आपको ये एक्सप्लेन करना है कि एयर को एक मिक्सचर ही क्यों कहा जाता है, एक कंपाउंड क्यों नहीं कहा जाता है, इसका रीज़न क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास आ जाए कि आपसे पूछा जाए कि एयर एक मिक्सचर है या कंपाउंड है ना। तो जैसे इन्होंने बोला एक्सप्लेन व्हाई एयर इज कंसिडर्ड अ मिक्सचर नॉट अ कंपाउंड, तो यहाँ पर आपके पास छह प्रॉपर्टी तो मिक्सचर्स की हैं, छह प्रॉपर्टीज तो आपके पास मिक्सचर्स की हैं और छह प्रॉपर्टीज आपके पास कंपाउंड्स की हैं। तो उनमें से कोई भी तीन या चार प्रॉपर्टी जो आपको उस टाइम याद आ जाए, वो तीन या चार प्रॉपर्टी लिख देना आप, आपका काम बन जाएगा, ठीक। मैं आपको इसमें लिखवाता हूँ। आप इसका आंसर लिखेंगे और ये आंसर जो है इन्हीं नोट्स में से आपको मिल जाएगा, जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं उसी में से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी, एक्सप्लेन व्हाई एयर इज कंसिडर्ड अ मिक्सचर नॉट अ कंपाउंड। एयर इज कंसिडर्ड अ मिक्सचर
and not a compound because of the following reasons. Here is considered a mixture and not a compound because of the following reasons. तो उसके reasons हैं, पहला reason लिखेंगे कि air can be separated into its constituents. Air can be separated into its constituents like oxygen, nitrogen, etc. Like oxygen, nitrogen, etc. Like oxygen, nitrogen, etc. by physical methods. तो एयर को उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें सेपरेट करा जा सकता है। तो ये एक प्रॉपर्टी, ये कहाँ से आया, मैंने खुद सोच कर नहीं बना दिया, ये प्रॉपर्टी हमको याद करनी है। तो हमें मिक्सचर की प्रॉपर्टी याद है तो हमने मिक्सचर की एक प्रॉपर्टी लिख दी, उसके बाद हमें दूसरी प्रॉपर्टी याद आती है, हम वो भी लिख देते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए क्या है, एयर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन इट। Air shows the properties of all the gases present in it. For example, oxygen. For example, oxygen supports combustion and air is also a supporter of combustion. Air is also a supporter of combustion. ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन भी कंबशन को सपोर्ट करता है, यानी कि जब कहीं पर भी हमें आग लगाने की ज़रूरत हो तो वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लगती। तो ऑक्सीजन तो उसका सपोर्टर है ही। और हम ये कहते हैं कि एयर जो है, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है एयर। तो जो एयर है, एयर को अपने सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर एयर बनी है, उन सब की प्रॉपर्टी को शो करना, अगर वो अपने सभी कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी को शो करती है एयर, तो इसका मतलब एयर एक मिक्सचर है। तो एयर भी अगर कहीं पर आग लगी हुई है और बड़ी तेजी से हवा चलने लगे तो वो जो आग है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न ये है कि एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। बताइए जी, ये समझ में आ गया सेकंड प्रॉपर्टी? यस सर। सर ठीक बट है। कार्बन डाइऑक्साइड तो फायर को कम कर देती है, तो सर हाँ। फिर हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फायर को कम कर देती है, लेकिन हम ना एक ऐसे एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं जहाँ पर बहुत रिच क्वांटिटी में ऑक्सीजन मौजूद है। तो अगर हम जनरली एक फ्रेश एयर की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि कोई भी हम ऐसे प्लेस की बात करें जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है ज़्यादा, तो पॉल्यूशन जहाँ पर ज़्यादा नहीं है वहाँ पर लाइफ जो है वो आसान है। लाइफ आसान इस वजह से है कि लोग सांस ले पाते हैं, लोग बीमार कम पड़ते हैं जहाँ पर पॉल्यूशन कम है। तो जब हम आइडियली बात करते हैं तो एयर की बात जब हम करते हैं तो एयर की बात ये होती है कि भाई उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम क्वांटिटी में होना चाहिए और ऑक्सीजन ज़्यादा होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई? कि अगर मान लीजिए हम किसी एक बंद रूम में बैठे हुए हैं जहाँ का खिड़की दरवाजे पूरी तरह से टोटली बंद हैं और हम 4-5 लोग उसमें बैठे हुए हैं, तो थोड़ी देर बाद ना हमको दम घुटने लगेगा, सफोकेशन होने लगेगा। उसका रीज़न क्या है कि हम एक बंद कमरे में बैठे हुए हैं जहाँ पर किसी भी तरीके का जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेवल धीरे 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 उस रूम का डाउन जाता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग लगातार क्या कर रहे हैं, हम लोग लगातार सांस छोड़ रहे हैं, यानी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो आसपास प्लांट्स तो है नहीं, खुला एटमॉस्फेयर तो है नहीं कि जहाँ मुझे एयर से ऑक्सीजन मिल जाए।
तो इस वजह से हम लोगों का बंद कमरे में दम घुटने लगता है और फिर हम थोड़ी देर बाद कमरा खोल देते हैं ताकि हमें फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन मिल जाए। तो अगर मैं प्रॉपर एयर की बात करता हूँ, फ्रेश एयर की बात करता हूँ, तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि भाई एयर के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, तो वो तो आग को बुझा देना चाहिए, लेकिन वो आग को सपोर्ट ही क्यों करती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है एयर में, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। समझ गए? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए जी। उसके बाद तो ऐसे ही ये दो प्रॉपर्टीज हैं। फिर आप इसमें तीसरी प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो कि हीट एंड लाइट आर नाइदर गिवन आउट नॉर ऑब्जर्व्ड व्हेन एयर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट डिफरेंट गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम अलग अलग गैसेस को लें और उनको मिक्स कर दें तो हीट, लाइट वगैरह कुछ भी इवॉल्व नहीं होती। तो आपके पास 6 प्रॉपर्टीज हैं, आप 6 में से कोई भी 2, 3 या 4 प्रॉपर्टी मेंशन कर दो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा ये वाला क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलिए। सर एयर होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है? एयर जो है ना, एयर होमोजीनियस है क्योंकि एयर में मैं अलग से नहीं देख सकता कि कहाँ ऑक्सीजन है, कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो होमोजीनियस है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब हमारा ये मिक्सचर्स, कंपाउंड्स, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, ये वाला पोर्शन जो है खत्म हो गया है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। सर अगर एयर होमोजीनियस है तो फिर लेकिन होमोजीनियस तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी है ना? हाँ, होमोजीनियस जो है वो कंपाउंड की प्रॉपर्टी है कि कंपाउंड्स तो सारे के सारे होमोजीनियस ही होते हैं। लेकिन जो मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर की प्रॉपर्टी आप देखिए, मिक्सचर्स आर यूजुअली हीट्रोजीनियस, लेकिन उसमें एक्सेप्शन है सॉल्यूशंस का और अलॉयज का, कि सॉल्यूशन और अलॉयज जो है वो हीट्रोजीनियस भी होते हैं। मतलब जो हमारा मिक्सचर है वो मिक्सचर हीट्रोजीनियस भी हो सकता है और होमोजीनियस भी हो सकता है, लेकिन कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस ही होगा। ओके सर। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई वाटर इज अ कंपाउंड एंड नॉट अ मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन व्हाई वाटर एक्सप्लेन व्हाई वाटर इज अ कंपाउंड एंड नॉट अ मिक्सचर। वाटर इज अ कंपाउंड एंड नॉट अ मिक्सचर because of the following रीजंस। मान लीजिए ये हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वाटर को बताइए कि वाटर एक कंपाउंड है, मिक्सचर क्यों नहीं है। तो आपको ऐसे में क्या करना होगा, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हैं, आप कंपाउंड की कोई भी 2, 3 या 4 प्रॉपर्टी मेंशन कर देना। तो ये क्वेश्चंस कराने का मेरा पर्पस ये है कि हम लगातार साइंस पढ़ते तो जा रहे हैं, उसके नोट्स तो बनाते जा रहे हैं, लेकिन हमको ना एक ये भी आइडिया होना चाहिए कि नोट्स में जो हमने सारी चीज़ें लर्न करी, नोट्स आपको सारे लर्न करने हैं, उसमें कुछ छोड़ना मत। तो उनको हम किस तरह से अप्लाई करें ताकि क्वेश्चंस के हम आंसर दे पाएँ। ठीक है, तो इस वजह से ये क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत स्कूल्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई वाटर इज अ कंपाउंड एंड नॉट अ मिक्सचर। तो आप क्या करेंगे, कोई भी 3 या 4 प्रॉपर्टी जो आपका मन करे वो कंपाउंड की मेंशन कर दो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूंगा कि वाटर इज अ कंपाउंड एंड नॉट अ मिक्सचर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट है कि वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड। फर्स्ट है water cannot be separated into its constituents
water cannot be separated into its constituents oxygen and hydrogen by physical methods like evaporation, filtration, etc. Water cannot be separated into its constituents, oxygen and hydrogen, by physical methods like evaporation, filtration, etc. ये वाटर को इवेपोरेशन और फिल्ट्रेशन की हेल्प से, ये जो कॉमनली यूज्ड फिजिकल मेथड्स होते हैं, तो इनकी हेल्प से वाटर को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अलग अलग तोड़ा नहीं जा सकता, अलग अलग स्प्लिट नहीं किया जा सकता। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर are entirely different from its components, hydrogen and oxygen। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो इसके कंपोनेंट्स हैं, उनसे पूरी तरीके से अलग इसकी प्रॉपर्टी होती है वाटर की। तीसरा लिखेंगे, हीट एंड लाइट are produced when water is prepared by burning hydrogen in oxygen। When water is prepared by burning hydrogen in oxygen in the lab। अगर लैब में हम वाटर को प्रिपेयर करेंगे तो हीट और लाइट दोनों इवॉल्व होती हैं। तो हमने ये तीन प्रॉपर्टीज लिख दी यहाँ पर कंपाउंड की। तो ये तो वाटर की बात हुई, ये यहाँ पर एयर की बात हुई। आपसे किसी भी तरीके का कोई भी पूछा जाए, कंपाउंड आपको दे दिया जाए, मान लो वो आपको बात करें अमोनिया की बात करें, अमोनिया एक कंपाउंड होता है। हमने जैसे कंपाउंड की बात करी थी तो कंपाउंड्स के हमने एग्जाम्पल लिए थे। तो एग्जाम्पल में मैंने एक एग्जाम्पल अमोनिया का भी लिखा था, अमोनिया यानी कि NH3। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि एक्सप्लेन व्हाई अमोनिया इज कंसिडर्ड अ कंपाउंड एंड नॉट अ मिक्सचर, यही तीनों प्रॉपर्टी लिख देना। यहाँ पर आप जैसे आपने लिखा है ना, हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन वाटर इज प्रिपेयर्ड, आप लिखेंगे हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अमोनिया इज प्रिपेयर्ड व्हेन नाइट्रोजन इज कंबाइंड विद हाइड्रोजन। भाई अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? अमोनिया का फॉर्मूला बेटा ये है ना, NH3, ठीक है ये। फिर दूसरा, वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, सिमिलरली यही लिखेंगे। अमोनिया कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। भाई N और H, N क्या है? नाइट्रोजन, और H क्या है? हाइड्रोजन। हालांकि इतना टिपिकल आपसे पूछा नहीं जाएगा, जो कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही पूछेंगे आपसे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए, कोई भी कंपाउंड, आपको यही तीन प्रॉपर्टी लिखनी है। मैंने अभी तो तीन ही लिखी हैं, हमारे पास कंपाउंड की 6 प्रॉपर्टीज हैं। हम बाकी की 3 भी लिख सकते हैं, या उन तीनों को लिख दें, ये तीनों ना लिखें। ऐसे ही मिक्सचर में मैंने 2 प्रॉपर्टीज लिखी हैं, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। आपके पास तो 6 प्रॉपर्टी याद है ना आपको? मेरी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। यस सर। चलिए जी, उसके बाद एक NCERT का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग रट लेना, इस क्वेश्चन को रट लेना। इसमें क्योंकि मिक्सचर्स कितने हैं दुनिया में, मैं नहीं याद कर सकता, आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि आप सारे मिक्सचर याद कर लो।
कंपाउंड्स कितने हैं दुनिया में, ना मैं याद कर सकता, ना आप, ना कोई और याद कर सकता, मुश्किल है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं। तो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में दे रखा है और ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, नोट करेंगे सभी बच्चे। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बताओ। सर जब लैब में वाटर प्रिपेयर होता है तो लाइट का यूज होता है या लाइट प्रोड्यूस होती है? प्रोड्यूस होती है, हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होती है। ओके जिस सर। भी कंटेनर के अंदर बनाते हैं ना तो वो जगमगाने लगता है, उसमें रोशनी निकलने लगती है और वो थोड़ा सा गर्म भी हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी ना बर्निंग वाली होती है। तो ऑक्सीजन जो है वो हीट जनरेट करता है। ओके समझ सर। गए? यस सर। अगला क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाई द फॉलोइंग into elements, compounds and mixtures. Classify the following into elements, comma, compounds and mixtures. Classify the following into elements, compounds and mixtures. Sodium, comma, soil, comma, sugar solution, silver, sugar solution, comma, silver, comma, calcium carbonate, comma, tin, comma, silicon, comma, coal, comma, air, comma, soap, comma, methane, comma, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉमा, ब्लड। ये दे रखा है। वो बोल रहे हैं कि आप इनमें बताइए कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा मिक्सचर है। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन में मैं इसका आंसर किस तरीके से लिखवा रहा हूँ। जैसे सोडियम है तो सोडियम एक एलिमेंट होता है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ई, एलिमेंट। उसके बाद सिल्वर भी एक एलिमेंट होता है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ई। टिन जो है ये भी एक एलिमेंट होता है, मैंने लिख दिया ई। सिलिकॉन भी एलिमेंट है, मैंने लिख दिया ई। बेटा दिखाई दे रहा है, ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा हूं मैं? नो सर। नो तो सर। सर हाँ जी, तो सोडियम, सिल्वर, टिन और सिलिकॉन ये एलिमेंट हो गया। उसके बाद वो पूछते हैं कि आप बताइए कंपाउंड कौन कौन से हैं। तो कंपाउंड बताते हैं जी। देखिए जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है ये कंपाउंड है, तो मैंने लिख दिया इस पर सी। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक फॉर्मूला होता है, तो ये भी हमारा हो गया कंपाउंड। मीथेन CH4 ये भी हो गया कंपाउंड। तो ये हो गया। उसके बाद जो सोप है, सोप का भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, तो ये भी हो गया कंपाउंड। और जो बचा वो सारा मिक्सचर है। सॉइल के अंदर सैंड भी होता है, डस्ट भी होता है, छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं, ह्यूमस भी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने ये कहा कि जो सॉइल है, सॉइल एक मिक्सचर है। शुगर सॉल्यूशन नाम से ही पता चल रहा है, शुगर का सॉल्यूशन, तो वो मिक्सचर है। और फिर आपका बचा कोल। कोल भी एक मिक्सचर है। कोल, कार्बन के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्सड होती हैं, तो वो कोल भी एक मिक्सचर है। एयर एक मिक्सचर है। और याद रखिएगा कि ब्लड भी एक मिक्सचर है। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर ई लिख दिया मैंने, जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सब के ऊपर सी लिख दिया है, और जो बचा वो सारे के सारे मिक्सचर्स हैं। सभी को क्लियर? ये सारे आप याद कर लेना, क्योंकि ये कॉमनली ना ये चीज़ें पूछी जाती हैं।
कॉमनली पूछा जाता है। वैसे मिक्सचर्स कितने हैं दुनिया में? इनफाइनाइट नंबर ऑफ मिक्सचर। कंपाउंड्स कितने हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो है ये आप याद कर लेना, क्योंकि सारा कुछ सब लोगों को सब कुछ याद हो वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 1 भी और 2 भी बहुत पूछते हैं, तो इनको आप कर लेना। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही करते हैं। और और मैं आपको बताऊंगा कि कल मैं मॉर्निंग में या तो 8 बजे या फिर 9 बजे मैं एक्स्ट्रा क्लास लूँगा। 2 बच्चे हैं, देखिए सोमिल है और आन्या है, इनके एग्ज़ाम में पॉलिनोमियल, एक के एग्ज़ाम में पॉलिनोमियल है जो इसने नहीं कर रखा है, तो मैं पॉलिनोमियल की एक्स्ट्रा क्लास दूंगा। और एक बच्चे को मैं लाइन्स एंड एंगल्स की एक्स्ट्रा क्लास दूंगा। एक्सक्यूज मी इसका सर। इसका मतलब ये नहीं है। हाँ जी बताइए। सर मेरा मॉर्निंग में ट्यूशन है 7:30 to 8:30। कोई बात नहीं, आप मुझे बता देना, मैं उसके बाद ले लूँगा। ठीक है ना, ओके 9 सर। बजे के करीब ले लूँगा। तो मैं बाकी बच्चों को ये बता रहा हूँ कि मैं ये इन्फॉर्मेशन ग्रुप पर भी डालूंगा कि अगर किसी को पॉलिनोमियल की एक्स्ट्रा क्लास करनी हो, क्योंकि पॉलिनोमियल हम मेन बैच में कर चुके हैं, तो किसी को पॉलिनोमियल की एक्स्ट्रा क्लास करनी हो तो वो ज्वाइन कर सकता है। अगर किसी को लाइन्स एंड एंगल्स करना हो तो वो ज्वाइन कर सकता है। दोनों ही चैप्टर मैं एनसीईआरटी में से करवाऊंगा, और पॉलिनोमियल हम करा चुके हैं, तो किसी को करना हो तो ज्वाइन कर सकता है। लाइन्स एंड एंगल्स मैंने अभी नहीं कराया है, तो लाइन्स एंड एंगल्स मैं सुबह कराऊंगा, सोमिल को करवाऊंगा, ग्रुप पर डालूंगा आईडी पासवर्ड, किसी को करना हो कर लें, नहीं तो मेन बैच में तो मैं दोबारा प्रॉपरली कराऊंगा ही कराऊंगा लाइन्स एंड एंगल्स आरडी शर्मा में से। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी में से इस वजह से क्योंकि एग्जाम में टाइम थोड़ा कम बचा हुआ है, इन बच्चों के एग्जाम एकदम आने वाले हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर मेरे एग्जाम में भी साइंस के 2 चैप्टर बचे हैं, एक फिजिक्स का एक बायो का। कौन कौन से हैं? सर फिजिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सर बायो में टिश्यूज। अच्छा, फिजिक्स में सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आ रहा है या पूरा लॉ ऑफ मोशन आ रहा है? सर फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ तक आ रहा है, चलो वो तो मैं करा दूंगा, वो तो आसान है। और जो टिश्यूज वाला है उसके लिए अगर आप कहें, कब है एग्जाम, कब है? सर 12 को। 12th को है, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर में थोड़ा लंबा है, ये वाला चैप्टर, चलो इसको बीच में थोड़ा सा होल्ड पर डाल के ना, और फिर मैं टिश्यूज करवाऊंगा, क्योंकि टिश्यूज और बच्चों के एग्जाम में भी आ रहा है। ठीक है, ओके सर। चलिए जी, ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। एक्सक्यूज मी सर। सर मेरे ना वो जो मैथ का एग्जाम है उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आ रही है और वो कोऑर्डिनेट मेरे को 5th। करवानी है, कोऑर्डिनेट सर वो मेरे को 5th को है। चलो यस सर सेम मेरा भी कोऑर्डिनेट भी आ रहा है। चलो ठीक है, मैं करवाता हूँ कल या परसों। कल तो नहीं मिल पाएगा टाइम, मैं परसों करवाता हूँ, संडे को करवाता हूँ। सर मेरा ओके भी सर। 3rd को प्रोबेबिलिटी कोऑर्डिनेट्स और प्रोबेबिलिटी लीनियर और इक्वेशन का कोऑर्डिनेट। टेस्ट है। अच्छा, सर कब है? 3rd। सर 3rd। 3rd को है, चलो उससे पहले ही मैं करवाता हूँ, पक्का करवाता हूँ ये भी। ओके सर। ठीक है, चलिए जी, ओके। गुड इवनिंग सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। ओके।